चलिए बच्चों, जैसा कि आप लोग से मैंने वादा किया था कि 7 से 8 दिन पहले हम लोग बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को लेकर आएंगे और आपके कम से कम हम 4 से 5 नंबर बढ़ाने की जरूर कोशिश करूंगा। हर दिन करूंगा मैं, है ना मेरे भाई। थोड़ा लाइट कम लग रहा है, लाइट देख लीजिए। चलिए मेरे दोस्त, सब काम एक ही करे पड़ता ना, इसलिए ज़रा बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए मेरे दोस्त, आइए सभी लोग शेयर कर दे वीडियो को और कह दीजिए कि बिहार के नंबर 1 टीचर सौरभ सर बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन अनुच्छेद लेकर आ गए हैं। और जो बताया जाएगा बाबू, ये बढ़ काहे नहीं रहा है भाई। चलिए रुकिए, 2 मिनट रुक जाइए, तुरंत बल्ब बार के उज्जर हो जाते हैं हम। और नहीं बढ़ेगा तो ऐसे ही होगा पढ़ाई। यस, वेरी नाइस। कैसा लग रहा है भाई? चलिए, बहुत बच्चे जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, अनिकेत कुमार, चलिए बहुत सुंदर। इसी तरह से धन्यवाद, आप लोग प्यार बरसाते रहे, मज़ा आएगा हमको मेरे भाई, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को, जो डायरेक्टली एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि यह डायरेक्टली हमें आदेश मिला है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी आदेश किए कि भाई लोग जाके भविष्य सुधार दो, बच्चों को बता दो, है ना मेरे भाई। तो इसलिए आज सभी लोग जुड़ जाइए। बिहार दरोगा कम से कम 3 से 4 प्रश्न, भाग 1, 2 और 3, यानी 3 से 4 प्रश्न का मतलब 6 से 8 नंबर। बाप रे बाप, मायने रखता है मेरे भाई, है ना। चलिए, तो बिहार दरोगा डबल स्टार अगर लेना है तो एक बार इसके क्लासेस में जुड़ जाइए मेरे दोस्त, है ना। ऋषभ राज, बिल्कुल सही बात। आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहे, मजा आ रहा है मेरे को। चलिए मेरे भाई, चलिए धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं पढ़ाई की ओर, है ना मेरे दोस्त। चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग को आज पढ़ाया जाएगा इंडियन पॉलिटी। इंडियन, थोड़ा सा पेन चेंज कर लिया जाए। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी मेरे भाई, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था मेरे दोस्त। क्लियर है? इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आप लोग को, क्योंकि आज डिटेल में जाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको आज बताना है इंपॉर्टेंट बात, है ना मेरे भाई। इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है 18 और 21 को मेरे दोस्त, दोनों शिफ्ट में लड़ेगा मेरे भाई। इसलिए सब लोग ध्यान से मेरे बात को सुन लीजिए। कोई भी बिहार फैक्ट्री और बिहार दरोगा फैक्ट्री हो, कारखाना हो, लेकिन यहीं से मेन चीज माल जाता है ना, यहीं से जाता है कच्चा माल। इसलिए भाई मेरे दोस्त जरूर मेरे पढ़ाई को देख लीजिए, आप लोग का 2 से 4 नंबर बढ़ जाएगा मेरे भाई। चलिए आइए, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग सीधा पहुंचते हैं संविधान। तो संविधान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि शुरुआत श्री गणेश के नाम से संविधान। अब देखिए, संविधान जो हमारा है भारत का, वो भारत का संविधान, यानी संविधान कहते किसको है? तो देखिए, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए नियम कानून लिखा होता है ना। यानी यह संविधान एक ऐसी लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून लिखा होता है। उसी नियम कानून के आधार पर सरकार का गठन होता है, वहाँ की शासन प्रशासन कौन चलाएगा, ये सब चीज़ें इसी संविधान से हमें प्राप्त होती है ना। तो इसी को संविधान कहते हैं। अब देखिए, हमारे संविधान में आपको क्या पढ़ना है, तो हमारे संविधान को 3 वर्गों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। 3 वर्गों में बांट के, यानी संविधान को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हम लोग क्या देखते हैं, तो अनुसूची। क्या देखेंगे मेरे भाई? अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची मेरे भाई, अनुसूची, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे भाग, और तीसरा हम लोग देखेंगे अनुच्छेद मेरे दोस्त, अनुच्छेद, अनुच्छेद। क्लियर है? तो हमको फोकस करना है अनुच्छेद पर ही मुख्य रूप से, है ना। क्वेश्चन तो आएगा भाई, जो पढ़ाएंगे आएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का कॉन्टेक्ट सीधे हमसे है, वही बोले हैं, इसी आधार पर हम लोग आगे चलेंगे मेरे दोस्त। चलिए, लाइफ विथ नवनीत कुमार, चलिए वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग शेयर करते रहें, जुड़ते रहें,
है ना। आते हैं मेरे भाई अनुसूची पर। देखिए हमारे संविधान को कितने वर्गों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, 3 वर्गों में बांट के पढ़ेंगे। पहला अनुसूची, दूसरा भाग और तीसरा अनुच्छेद। देखिए शुरुआती दौर में अनुसूची की जो संख्या थी, चलिए फोन बज गया भाई, किनका ही फोन है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, रिसीव कर लेता हूँ फ़ोन को, उसके बाद आप लोग को पढ़ाया जाए। चलिए मेरे दोस्त आप लोग लगे रहिएगा। कौन फ़ोन कर दिया जी, अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। हेलो, वो सर का है ना, सर का फ़ोन आ गया तो रिसीव करना बहुत ज़रूरी था। चलिए मेरे भाई, आज नहीं नहाएंगे हैं सर, मत नहाओ लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि नहाने फिसने से करिया और उज्जर मेहरानू न मिलेगा। यहाँ डबल स्टार जब लग जाएगा ना भाई, एकदम दूध नियत गोर, तू मंगरैला नियत रहेगा तो ये दूध नियत गोर मिलेगा मेरे भाई, समझ गया ना। यानी डबल स्टार लीजिए, और कहाँ से मिलेगा आपको, सौरभ सर के माध्यम से आपको दिलाया जाएगा। लास्ट अंतिम प्रयास में जुट जाइए मेरे भाई। चलिए आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे संविधान। संविधान के कितने वर्गों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला अनुसूची, दूसरा भाग और तीसरा अनुच्छेद मेरे भाई। पहला अनुसूची, दूसरा भाग और तीसरा अनुच्छेद। देखिए शुरुआती में अनुच्छेद 8 था, कितना था, लेकिन जब धीरे धीरे संविधान में संशोधन होते गया तो संशोधन करके 4 को और जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से जो अनुसूची की संख्या हो गया वो 12 हो गया टोटल। यानी वर्तमान भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितना है मेरे भाई, 12 है। कोई दिक्कत, शुरू में कितना था 8, आज कितना है 12 है। उसी प्रकार से भाग जो था शुरू में वह 22 था मेरे भाई, लेकिन आज अनुच्छेद की भाग की संख्या बढ़ के 25 हो गया। कितना हो गया है, यानी 3 गो और जुटा है संशोधन करके। तो इस प्रकार से आज भाग की संख्या टोटल 25 हो गया है मेरे भाई। वर्तमान संविधान में जैसे 21 के का, इस प्रकार से 51 के का, इस प्रकार से जोड़ दिया गया है, 51 के का ना सॉरी, इसी प्रकार से आगे कर करके जोड़ दिया गया है। तो टोटल 3 गो और भाग बढ़ा तो कितना हो गया मेरे भाई, 25 गो हो गया टोटल। क्लियर है। और आगे चलेंगे तो अनुच्छेद की संख्या जो टोटल थी शुरुआती मूल संविधान में 395 थी, लेकिन आज बढ़कर यही अनुच्छेद की संख्या 470 प्लस हो चुकी है। 470 से ज्यादा बढ़ गया मेरे भाई। चलिए इसी प्रकार से आप लोग प्यार बनाते रहे और मजा आ रहा है मेरे को मेरे भाई पढ़ाने में आप लोग को। तो ये तो क्लियर हो गया कि संविधान को 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, यानी पहला अनुसूची के बारे में, फिर भाग के बारे में, फिर अनुच्छेद के बारे में। तो पहला तो यही याद कर लो। हमको लग रहा है अभी कि पूछ दिया कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी 8 और वर्तमान संविधान में 12। मूल संविधान में भाग की संख्या थी 22 और वर्तमान में कितना है 25। और मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या थी कितना 395 और वर्तमान में कितना है 470 प्लस हो गया मेरे भाई बढ़कर। चलिए मेरे भाई, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा तुरंत 2 मिनट में हम लोग अनुसूची को गिरा देते हैं, 2 मिनट में गिरा देंगे मेरे भाई, तुरंत खलास, जैसे बकरी कैसे कटता है एकदम उसी प्रकार से इसको भी काट देना है आज। चलिए मेरे भाई 2 मिनट में इसको हम लोग बर्बाद करेंगे। आ जाइए अनुसूची के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में अनुसूची से एक आध क्वेश्चन का फंस ही जाए आपका, है ना। अब फंस गया तो भाई 2 नंबर सीधे बढ़ेगा। तो देखिए अनुसूची में पहला अनुसूची की बात मैं कर लेता हूं आपके सामने। पहला अनुसूची क्या कह रहा है, देखिए अनुसूची एक कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है मेरे भाई। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। पहला अनुसूची से हमें जानकारी मिलती है कि भारत राज्यों का संघ है और भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र देख लेना, केंद्र गलती लिखा था हिंदी थोड़ा, केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है। तो अगर पूछेगा कोई कि अनुसूची 1 से हमें किस बात की जानकारी मिलती है, तो भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। और कितना राज्य भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से भारत मिलकर बना हुआ है। तो क्लियर हो गया। अनुसूची 2 में आते हैं मेरे भाई। अनुसूची 2 कहता है कि वेतन, इसे वेतन की जानकारी हमें मिलती है, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी जानकारी मिलती है, हमें वेतन की जानकारी मिलती है मेरे भाई।
अनुसूची नंबर 2 से हमें वेतन की जानकारी मिलती है, जैसे राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, अन्य कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा, अन्य विधायकों को कितना वेतन मिलेगा, यानी जिसको भी भारत में वेतन मिलता है उस सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, अनुसूची नंबर 2 से मेरे भाई। आगे चलते मेरे भाई, बहुत सुंदर मेरे भाई, इसी प्रकार से जुटे रहना है आप लोग को। चलिए अगला तीसरा में देखिए, अनुसूची नंबर 3 से मिलता है शपथ की जानकारी। किसकी जानकारी मिलती है, यानी शपथ की ज्ञान हमें मिलती है, शपथ की जानकारी मिलती है, शपथ की जानकारी मिलती है, जानकारी हमें मिलती है भाई। अनुसूची नंबर 3 से हमें किस बात की जानकारी मिलती है, शपथ। तो जितने भी लोग शपथ लेते हैं, वो राष्ट्रपति हो, प्रधान में कोई भी जो शपथ लेते हैं वो सब किस अनुसूची के तहत लेते हैं, अनुसूची नंबर 3 के तहत लेते हैं। क्लियर है मेरे भाई। आगे चलते हैं, अनुसूची नंबर हम लोग 4 में देखते हैं। अनुसूची 4 हमें क्या कहता है मेरे दोस्त, अनुसूची नंबर 4। तो एक तो क्लियर हो गया मेरे भाई, आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं हम लोग अनुसूची नंबर 4 में भरा है मेरे भाई। अनुसूची, अनिकेत रोहित को बोल दो क्लास ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल ऐसा हम सबको शेयर कर दीजिए आप लोग। देखिए अनुसूची नंबर 4 कहता है राज्यसभा में राज्यों के सीट की चर्चा है, सीट की चर्चा है मेरे भाई। राज्यसभा में राज्यों के सीट की चर्चा की जानकारी हमें किस अनुसूची से मिलती है, अनुसूची नंबर 4 से मिलती है दोस्त। आगे चलते हैं अनुसूची नंबर 5 में, तो कहता है एससी और एसटी की विशेष प्रावधान की चर्चा है मेरे भाई। इसमें विशेष प्रावधान की चर्चा है मेरे भाई, विशेष प्रावधान की चर्चा है अनुसूची नंबर 5 में। क्लियर मेरे भाई। अनुसूची 5 में किसकी चर्चा है, एससी और एसटी की विशेष प्रावधान की चर्चा है। चलिए 5 को हम लोग पहले याद कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए अनुसूची नंबर 1 में क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। इसमें 2 में कहता है वेतन की चर्चा है, 3 में कहता है शपथ की चर्चा है, 4 में कहता है कि राज्यसभा में राज्यों की सीटों की चर्चा है, किस राज्य को राज्यसभा में कितना सीट दिया गया है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, 4 से। आगे चलते हैं मेरे भाई, एससी और एसटी के विशेष प्रावधानों की चर्चा है। जुड़ा वही चला सर जी, चूड़ा दही चला सर जी, बहुत चला सर, मजा आ गया। चूड़ा दही खाए तो भाई तो क्या कहना है यार, हम आत्मा पवित्र हो जाता है मेरे भाई। आत्मा, चूड़ा दही खाते हैं ना तो आत्मा पवित्र हो जाता है, एकदम मजा आ जाता है। आप लोग भी खा लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी नेक्स्ट अनुसूची 6 क्या कहता है, पूर्वांचली राज्यों के विशेष प्रावधान की चर्चा है। पूर्वांचली राज्यों की विशेष प्रावधानों की चर्चा की गई है मेरे भाई दोस्तों। पूर्वांचली राज्यों की विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है, खासकर मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, असम और त्रिपुरा और मिजोरम की विशेष प्रावधान की चर्चा है। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम की विशेष प्रावधान की चर्चा है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सब पूर्वांचली राज्य है मेरे भाई। कौन सी राज्य है, पूर्वांचली राज्य है, और इसी के विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया था अनुसूची नंबर 6 में। क्लियर है मेरे भाई। आगे चलते हैं 7 अनुसूची नंबर 7 क्या कहता है मेरे दोस्त। हमको लग रहा है कि एक क्वेश्चन इससे लड़ेगा अबरी, कुछ ना कुछ तो आएगा, लड़ेगा अबरी इससे। देखिए 7 अनुसूची आपसे हमको आशा है कि इसी से एक क्वेश्चन आ जाए। आपके लिए दही चूड़ा सेंड कर दिए हैं सर, चलिए बिल्कुल सही है, ऐसे करते रहिए आप लोग, दही चूड़ा सेंड करते रहिए और इसको भी सेंड करिए, क्लास को भी, क्या ना, तो अलग अलग लेकिन जुड़ेगा तो ना मजा आएगा, उसका भी भविष्य तो बनवा दीजिए। देखिए इसमें शक्ति, अनुसूची नंबर 7 में शक्ति के विभाजन की चर्चा है मेरे भाई। विभाजन, शक्ति के विभाजन की चर्चा है और शक्तियों को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। मुख्य रूप से इसे 3 ही कहेंगे। देखिए संघ सूची यानी शक्तियों की बंटवारा की चर्चा इसमें, तो संघ सूची, दूसरा मेरे दोस्त राज सूची और तीसरा संवर्ती सूची और एक है अपशिष्ट सूची मेरे भाई, अपशिष्ट सूची। अब देखिए तो 7 में अगर पूछेगा अनुसूची 7 से हमें किस बात की जानकारी मिलती है,
तो शक्ति की बंटवारा की जानकारी, विभाजन की जानकारी मिलती है। शक्तियों को कैसे बांटा गया है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची में बांटा गया है। देखिए संघ सूची जो है मेरे भाई, संघ सूची पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। किसके होती है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है मेरे भाई, केंद्र सरकार का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत टोटल 100 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं, 100 विषय आते हैं। तो ये बात को याद रखिएगा, संघ सूची पर अधिकार होता है, संघ सूची के विषयों पर अधिकार होता है तो किसका, केंद्र सरकार का होता है। इसके अंतर्गत वर्तमान में कितने विषय आते हैं, 100 विषय आते हैं टोटल। क्लियर है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, राज सूची पर किसका अधिकार होता है, राज सूची पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। राज्य सरकार का अधिकार होता है मेरे भाई, राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसमें यानी संघ सूची में पहले टोटल 66 विषय हुआ करता था, लेकिन आज 61 विषय है। आज कितना विषय है, 61 विषय है मात्र मेरे भाई। तो अगर पूछेगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के तहत हमें शक्ति की विभाजन की जानकारी मिलती है, जिसमें राज सूची में आज कितनी विषय है, तो 61 गो है। पहले कितना होता था, 66 होता था, याद रखिएगा। और राज सूची पर किसका अधिकार होता है, राज सूची के विषयों पर किसका अधिकार होता है मेरे भाई, वो होता है राज्य सरकार का। क्लियर है। देखिए समवर्ती सूची पर राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है मेरे भाई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। और ये जो राज सूची का जो 5 विषय है ला के इसमें जोड़ दिया गया। पहले इसमें 47 विषय हुआ करता था और आज इसमें 5 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 52 विषय। यानी वर्तमान में समवर्ती सूची में कितना विषय है मेरे भाई, तो 52 है, पहले 47 हुआ करता था। राज सूची के 5 विषयों को लाकर किस में जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची में। इसी कारण से इसमें समवर्ती सूची में राज्य सरकार को भी अधिकार दे दिया है और केंद्र सरकार को भी अधिकार दे दिया है। लेकिन समवर्ती सूची के कोई भी विषय में अगर संशोधन की बात अगर आती है तो उसमें केंद्र सरकार भारी पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है मेरे भाई, क्योंकि केंद्र सरकार यानी लोकसभा की संख्या बल ज्यादा होती है और राज्य की विधानसभा की संख्या बल कम होता है, जिसके कारण से ये कमजोर पड़ जाता है और पारित करा के केंद्र सरकार लेके चल जाती है ना। लेकिन खुश करने के लिए दूधा भाता, चलो तुम भी रहो, तुम भी खेल लो, है ना, इसके लिए रख दिया गया है। तो मेन हमें पर्पस अभी के लिए, इस बैच के लिए खाली ये याद रखना है कि संघ सूची पर अधिकार किसका होता है, तो केंद्र सरकार का होता है। कितने विषय है, 100। राज्य सूची पर किसका अधिकार होता है, तो राज्य सरकार का होता है। कितने विषय, पहले 66 था, अब कितना, 61 है। समवर्ती सूची पर किसका अधिकार होता है, तो राज्य प्लस केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। पहले 47 था, अब कितना है, 52 है। और अपशिष्ट सूची पर मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है। और इसमें अनंत विषय है, जितने भी नए नए आ रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी ये सब चीजें, परमाणु बम, ये वो बैंक, ये सब किसके अंदर, बैंक नहीं सॉरी, परमाणु बम, ये सब चीजें, जो नए नए चीजों का आविष्कार जो हो रहा है, उस पर किसका अधिकार होता है, केंद्र सरकार ने अपशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो आशा करते होंगे कि 7 गो अनुसूची आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर मेरे भाई। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, माने नेक्स्ट अनुसूची नंबर 8। अनुसूची 8 में हमें भाषा की जानकारी मिलती है। अनुसूची 8 से हमें किसकी जानकारी मिलती है, भाषा की जानकारी मिलती है मेरे भाई, भाषा की जानकारी मिलती है। पहले देखिए 14 भाषा हुआ करती थी और आज वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है टोटल। आज वर्तमान में कितनी भाषा है मेरे भाई, 22 भाषा है। क्लियर हो गया। तो 8 को हम लोग देख लिए जो शुरुआती में अनुसूची था। क्लियर है ना। आइए एक बार दोहरा देते हैं कि आपको याद हो जाए और मजा भी आ जाए आप लोग को। क्या सही बात बोल रहा हूं ना, मजा तो आ ही रहा होगा, लेकिन क्या करें, क्योंकि आपके सामने जो चेहरा नया है ना, आपको तो वही चेहरा चाहिए, तो वो चेहरा भुला जाइए, अब नहीं मिलेगा, वो कहीं दूसरे के हाथों में चल गया है। आपके लिए अब हम ही हैं, उसे बुढ़ा गया। देखिए संविधान को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में, अनुसूची, भाग और अनुच्छेद। अनुसूची की संख्या पहले 8 थी, वर्तमान में कितना है, 12 है। भाग की संख्या पहले 22 थी, वर्तमान में 25 है। अनुच्छेद की संख्या टोटल 95 और आज बढ़ के कितना हो गया, 470 प्लस। क्लियर मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट अनुसूची को हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे थे, क्योंकि हम लोग एक क्रैश कोर्स चल रहा है ना, बिहार दरोगा का क्रैश कोर्स। राज्यों में संघ, यानी कहता पहला में राज्य, जो भारत जो है राज्यों का संघ है और 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है भारत अभी वर्तमान में। दूसरा अनुसूची कहता है वेतन की जानकारी मिलती है इससे, शपथ की जानकारी 3 से,
राज्यसभा में राज्यों की सीटों की चर्चा 4 अनुसूची में की गई है। SC/ST की विशेष प्रावधान की चर्चा अनुसूची 5 में है। पूर्वांचली राज्यों के विशेष प्रावधान की चर्चा 6 में है। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए खासकर था ये व्यवस्था। चलिए क्या कह रहे हैं, आहा क्या बात, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं मेरे भाई। 7 में शक्ति के विभाजन की चर्चा है। शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची में बांटा गया। संघ सूची पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, जिसमें 100 विषय था टोटल। समवर्ती राज्य सूची में राज्य सरकार अधिकार होता, तो पहले 66 था, अब 61 है। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है, और पहले 47 हुआ करता था, अब बढ़ के 52 हो गया है। अपशिष्ट सूची पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, और इसमें अनंत विषय आते हैं। चलिए मेरे भाई, 8 से जानकारी हमें किस बात की मिलती है, भाषा की जानकारी। पहले 14 भाषा हुआ करती थी, अब कितना भाषा है मेरे भाई, 22 भाषा है। क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, एक बार बता दीजिए मेरे भाई। कोई अगर प्रॉब्लम है आप लोगों को तो बताइए। मजा आ रहा है कि एकदम मजा ही मजा आ रहा होगा आपको भाई मेरे दोस्त। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं हम लोग। 9 अनुसूची नंबर, अब 9 में चला जाए, आज्ञा आपको है। चलिए बच्चे आग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। आप लोग का प्यार जो मिल रहा है, गदगदाल है दिल मेरा भाई। इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखें। 9 देखिए, 9 अनुसूची नंबर 9। अनुसूची 9 क्या कहता है मेरे भाई, इसमें भूमि सुधार, भूमि सुधार, सुधार अधिनियम, 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 अधिनियम जोड़ा गया था। यानी 9वां जो अनुसूची है, इसको पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1900 प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था केमा 9वां अनुसूची को, यानी भूमि सुधार अधिनियम। 9 अनुसूची से हमें पता चलता है, 9वां अनुसूची से पता चलता है मेरे भाई कि इसमें भूमि सुधार अधिनियम की चर्चा है, और इसे प्रथम बार भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था, और उसके तहत अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था। यानी प्रॉब्लम मेरे भाई। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला चलते हैं मेरे भाई, अनुच्छेद अनुसूची 10। अनुसूची 10 से हमें दल बदल, दल बदल, दल बदल, बदल बदल अधिनियम की जानकारी हमें मिलती है। यानी अधिनियम जोड़ा गया था, दल बदल अधिनियम जोड़ा था। इसकी बहुत जरूरत है। क्या होता था कि किसी दल के नाम पर जीत दिया और अपने दले बदल लेता था, इस कारण से सरकार उलटफेर हो जाता था। तो इसके लिए लाया गया दल बदल नियम। अगर कोई अब ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, है ना। और इसका बहुत सारे आगे फंडा पता चलेगा क्या है दल बदल अधिनियम, क्योंकि अभी तो हम अनुसूची पढ़ रहे हैं। अगला चलते हैं 11 में। 11 में ग्राम पंचायत की चर्चा है। किसकी है, ग्राम पंचायत की चर्चा है। ग्राम पंचायत 11 का ग्राम पंचायत की चर्चा, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है मेरे भाई। और इसको अगला 12 में नगर पंचायत की चर्चा है मेरे भाई। 12 में किसकी चर्चा है, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत की चर्चा है। इस प्रकार से अनुसूची आपका हो गया समाप्त 12। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए इसी प्रकार से आप लोग बने रहना है दोस्तों, दिल को एकदम जज्बा बनाते रखना है ना। और इस बार डबल स्टार पक्का है, किसके साथ, सौरभ सर के साथ जुट कर। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो 12 अनुसूचियों को हम लोग एक नजर में देख लेंगे, मजा आ जाएगा क्या। चलिए तो आप लोग को तो याद हो गया होगा, ऐसा पढ़ा देते हैं कि याद हो जाता है आप लोग को। अब हम लोग एक एक करके भाग को देखेंगे। आज हम लोग भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तक मार के एकदम गर्दा गर्दा कर देना है। जो अनुच्छेद है सबको बर्बाद, खलास, एक बार में एकदम समाप्त। क्लियर है। चलिए आइए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब तो देखिए हम लोग भाग को अब देखते हैं। भाग 1, भाग 1, भाग 1, भाग 1 में किसकी चर्चा है मेरे दोस्त, समझिए। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा है। राज्य क्षेत्र, क्षेत्र की चर्चा है मेरे भाई। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। और भाग 1 में अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद कहां से कहां तक पढ़ना है मेरे भाई, 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर कहां तक, 4 तक पढ़ना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। भाग 1 में किस बात की चर्चा है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 1 में अनुच्छेद कहां से 1 से लेकर 4 तक की चर्चा है मेरे भाई। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं मेरे भाई, आगे क्वेश्चन की ओर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मैं आगे।
क्योंकि हमें जल्दी जल्दी खींचना है, क्रैश कोर्स है और इंपॉर्टेंट जो बात बता रहे हैं आपको, ये हम भाग 1, 2, 3 से क्वेश्चन समझिए, 2, 3, 4 को आ गया है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आजा नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। क्लियर है ना? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, आइए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 से हमें किस बात की जानकारी मिलती है? अनुच्छेद 1 से हमें कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है, इस बात की जानकारी मिलती है। भारत जो है राज्यों का क्या है? राज्यों का संघ है, इस बात की जानकारी मिलती है मेरे दोस्त। इस बात की जानकारी मिल गया। इसके अलावा इससे हमें भारत का कितने संवैधानिक नाम है, इस बात की जानकारी भी मिलती है। संवैधानिक नामों की जानकारी मिलती है, नामों की जानकारी मिलती है हमें। भारत के 2 संवैधानिक नाम है मेरे भाई, एक है भारत और दूसरा मेरे भाई इंडिया। दूसरा क्या है? इंडिया। दूसरा क्या है? इंडिया। तो बताइए, अगर पूछेगा अनुच्छेद 1 से हमें किस बात की जानकारी मिलती है मेरे भाई, तो एक होती है भारत राज्यों का संघ, इस बात की जानकारी मिलती है, यानी भारत 28 राज्यों से मिलकर बना हो, इस बात की जानकारी मिलती है। और भारत के संवैधानिक नाम के है, इस बात की जानकारी भी अनुच्छेद नंबर 1 से ही हमें प्राप्त होती है मेरे दोस्त। यानी भाग 1 से हमें अनुच्छेद 1 से हमें भारत के 2 संवैधानिक नाम है, इस बात की भी जानकारी मिलती है, भारत और दूसरा इंडिया। भारत और दूसरा इंडिया। क्लियर हो गया मेरे भाई? आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि देखिए, जो संसद है, वह संसद जो है, संसद किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। इस पर राष्ट्रपति किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्रपति किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस बात की जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 2 से मिलती है। संसद किसी भी विदेशी राज्यों को या किसी भी विदेशी भागों को भारत में मिला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इस पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे मेरे भाई। कोई दिक्कत? इसी के तहत मेरे भाई देखिए, सिक्किम जो देख रहे हैं हमारा, सिक्किम, इस सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में करके भारत का सहराज बनाया गया मेरे भाई, सहराज बनाया गया। लेकिन एक साल के बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ और 1975 ईस्वी में इसे भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। भारत का कितना राज्य सिक्किम बना? 22वां राज्य बना। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। तो यहां से 2 चीजों याद रखिएगा, सिक्किम को भारत का सहराज बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत, और इसे 22वां राज्य के पूर्ण दर्जा दे दिया गया था भारत का 36वां संविधान संशोधन 1975 में। क्लियर हो गया? यहां तक आशा करते हो एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग को, है ना? आगे चलते मेरे भाई। बिक्की चौहान, हेलो सर। चलिए बिल्कुल सही है, आप लोग जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए, बिहार दरोगा के अगर डबल स्टार लगाना है तो एकदम पढ़ लेना है अनुच्छेद 3 दिन में हम, यानी 4 दिन होते होते पूरे अनुच्छेद पढ़ा के खत्म कर देंगे भाई आपको। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है मेरे भाई? कहता है कि भारत के जो वर्तमान में राज्य है, उसके सीमा, क्षेत्रफल तथा नामों में परिवर्तन कर सकता है। नामों में क्या कर सकता है? नाम में परिवर्तन कर सकता है। इस बात की जानकारी हमें, किस नाम में परिवर्तन कर सकता है? कौन? संसद। कौन करेगा मेरे भाई? संसद करेगा। संसद जो है नामों में परिवर्तन कर सकता है, इस बात की जानकारी हमें किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? अनुच्छेद 3 के तहत मिलती है। यानी भारत के जो वर्तमान में राज्य है, उस राज्य के सीमा, क्षेत्रफल और नाम में परिवर्तन संसद कर सकती है। और जब ऐसा काम संसद करेगी तो इस पर राष्ट्रपति जो है, किसी तरह राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो है किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी यहां से राष्ट्रपति को हटा दिया गया है। क्लियर है मेरे भाई, आशा करता हूं क्लियर। इसी के तहत मेरे भाई पेप्सू यानी पेप्सू को सह आयोग 1976 में सह आयोग का गठन किया गया और पेप्सू को जो है 4 भागों में तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है ना, पंजाब और चंडीगढ़ में तोड़ दिया गया मेरे भाई। किस आयोग के तहत तोड़ा गया, माने किस अनुच्छेद के तहत तोड़ा गया? अनुच्छेद 3 के तहत। इसको 4 भागों में बांट गया पेप्सू को 1976 में सह आयोग की सिफारिश पर। किस आयोग की सिफारिश पर? सह आयोग की सिफारिश पर पेप्सू को 1976 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में विभक्त कर दिया गया था। क्लियर है, तोड़ दिया गया, बांट दिया गया, क्षेत्रफल को हिगाड़ दिया गया। इसी प्रकार से अगर देखते हैं, अगर आप तो ध्यान से अगर देखिएगा, अगर आप तो देखिए 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया मेरे भाई। उसी प्रकार से अगर बोला 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से किसको? झारखंड को अलग कर दिया गया, झारखंड को अलग कर दिया गया। तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 3 के तहत। तो ये सभी बातों को आप क्या करना है, एकदम याद कर लेना है मेरे भाई, याद कर लेना है। क्लियर है मेरे भाई, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, एकदम सीधा देखते रहना है आप लोग को ये सब बात को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद यानी 4, एक भाग 4 एक खत्म होने वाला है। तो भाग 1 में चौथा अनुच्छेद क्या कहता है मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से अलग कर दिया गया है। अब ऐसा क्या है भाई कि 368 से इसको अलग कर दिया गया है। तो कहा यह जाता है कि 368 में जिस भी प्रावधान को अगर हम रख देते हैं उस पर राष्ट्रपति का हस्तक्षेप यानी साइन लेना बहुत जरूरी होता है ना? बिना राष्ट्रपति को काम में नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां बात है कि हमें किसी विदेशी टुकड़े को मिलाना है तो राष्ट्रपति जितना देर में हम साइन उन करवावे जाएंगे, आदेश लेने जाएंगे, उतना देर में तो उसको कहीं ना कहीं उसका मन बदल जाएगा, है ना? तो तुरंत मिल रहा है तो तुरंत मिला लेंगे। इसीलिए राष्ट्रपति को 1 और 2 से क्या किया गया है? हटा दिया गया है, यानी 368 से ही 2 और 3 को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि 368 में जिस भी प्रावधान को रखा जाता है उस पर राष्ट्रपति का हस्तक्षेप जरूरी होता है, साइन जरूरी होता है। क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं कि स्पष्ट हो गया होगा आपको। तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं इसको, अब फिर हम लोग आगे चलेंगे। थोड़ा सा और कुछ इसमें बात इंपॉर्टेंट है उसको बता देंगे, है ना? सीधे एकदम देखिए भाग एक में किस चीज की चर्चा है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। आगे देखिए भाग 1 से में किस अनुच्छेद 1 से हमें किस बात की जानकारी मिलती है मेरे भाई? तो भाग 1 से में भारत राज्यों का संघ है इसकी जानकारी मिलती है, अर्थात 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर भारत बना हुआ है और भारत का संवैधानिक नाम क्या वो है इसकी जानकारी भी हमें अनुच्छेद 1 से ही मिलती है, यानी भारत और इंडिया भारत के संवैधानिक नाम है। और 1 से हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि राज किसे कहते हैं, राज की परिभाषा की भी जानकारी हमें अनुच्छेद 1 से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं मेरे भाई, संसद देखिए, यानी अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि कोई भी विदेशी टुकड़ा या कोई भी विदेशी भाग या कोई भी विदेशी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो भारत का संसद उसे मिला लेगा, लेकिन राष्ट्रपति इस पर किसी तरह कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी इस मामले से राष्ट्रपति को अलग कर दिया गया है। और देखिए इसी के तहत सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसको करके सह राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 में करके इसे भारत का पूर्ण राज्य यानी 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया है। कोई दिक्कत है यहां तक? अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? सॉरी भारत में जो वर्तमान राज्य है
उसके नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन संसद कर सकती है, तो इस पर राष्ट्रपति किसी तरह को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी के तहत पेप्सू को 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में 4 भागों में तोड़ दिया गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। इसी के तहत इसी का प्रयोग करके मेरे भाई, इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि 2 और 3 को 368 से अलग रखा गया है, क्योंकि 368 में जिस भी प्रावधान को रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप जरूरी है। राष्ट्रपति के साइन के बिना वो काम नहीं होगा। लेकिन बताइए इस दोनों काम में राष्ट्रपति का कोई जरूरत नहीं था, इनको बाहर कर दिया गया, इसीलिए इसको 368 से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। आशा करते होंगे कि अनुच्छेद 4 भाग 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, है ना। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आराम से थोड़ा सा समझना है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा हम लोग को बात को समझ लेना है। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग समझते रहना है। मज़ा आ रहा है ना आप लोग को? मज़ा तो आना ही है क्या दोस्त? मज़ा नहीं है तो कैसे मज़ा मिलेगा ना, हम ना देंगे मज़ा। चलिए अब आइए, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा बातों को सुनिए, कहानी, तब ना मज़ा आएगा। देखिए अब सुनिए, भारत जब आज़ाद हुआ, थोड़ा बात को काट के बता रहा हूँ। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय लगभग 556 से भी अधिक देसी रियासतों में भारत को टुकड़ों में तोड़ कर चल गया अंग्रेज। और जाते समय ये भी कह दिया, 3 आदेश दे दिया गया देसी रियासतों, क्या कि भारत में रहना चाहते हो तो भारत में रह जाओ, विदेश में रहना चाहते हो तो पाकिस्तान में जाना चाहते हो पाकिस्तान में चल जाओ, और अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहते हो स्वतंत्र देश बना लो। ठीक है, अब ये तो उसको एक ऑप्शन मिल गया। लेकिन इस सब को, सभी टुकड़ों को जोड़ को सरदार पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप ये सभी टुकड़ों को जोड़कर मेरे भाई इसको क्या बनाना है, आपको एक संघ बनाना है। संघ बनाना है मेरे भाई, संघ बनाना है, यूनियन बनाना है। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ा था, सरदार पटेल के सामने आ गया था, रखा गया था। तो इसमें मदद करने के लिए एक बीपी मेनन आए और लॉर्ड माउंटबेटन आए। ये 3 व्यक्ति मिलकर भारत के ये सभी टुकड़ों को में से प्रायः टुकड़ों को जोड़ने में सफल हो गए, भारत में मिलाने में सफल हो गए। लेकिन भारत का 3 भाग भारत में मिलने से इनकार कर दिया। एक गुजरात का एक रियासत था जूनागढ़, वो कहा कि हम भारत में नहीं, हम पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। और एक हैदराबाद, ये कहा कि हम भी पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर जो था, वो वहाँ की राजा हरि सिंह ने कहा कि हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। क्लियर है? बहुत मिन्नतें की गई तीनों के पास कि नहीं आप भारत में मिल जाइए, लेकिन ये सरदार पटेल के मिन्नतों को निगलेक्ट कर दिए सीधे कि नहीं हम भारत में नहीं मिलेंगे। भाई सरदार पटेल गजब का नेता थे भाई, और कहेंगे अब अगर ऐसे नहीं मिलेगा तो हम किसी न किसी तरह से आपको भारत में ही रखेंगे। तो अब जूनागढ़ के पास जाते हैं लास्ट टाइम, कहते हैं कि मेरे भाई आप भारत में मिल जाइए, क्योंकि आपको हम पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। तो जूनागढ़ का जो निजाम था वो कहा कि नहीं हम भारत में नहीं मिलेंगे। और बात यहाँ ये था कि वहाँ की जनता हिंदू था और शासक मुस्लिम था। नहीं माना, जनमत संग्रह कराएं, जनता की इच्छा को पूछा गया। जनता ने कहा कि हम भारत में रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। तो जनमत संग्रह कराकर और उसे भारत में मिला लिया गया। तो पूछेगा कि जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया भारत में, तो जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिला लिया गया। अब आते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद के जो शासक था वो कहता था हम जाएंगे अपना मौसा समझ ही रहे हैं किसको कह रहे हैं, अब्बा ही जाएंगे। लेकिन नहीं माना तो कहें कि लात जूता खाओगे तो मानना ही पड़ेगा आपको। सरदार पटेल ने सेना भेजा और
सेना भेजकर वहां ऑपरेशन अपोलो हुआ और उसके तहत ऑपरेशन अपोलो के तहत उसको भारत में मिला लिया गया। ठीक है, अब ये दोनों भाग तो भारत में मिल गया, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर वो भारत में मिलने से इनकार कर दिया। ना पाकिस्तान में ना कहा कि हम भारत में रहेंगे, स्वतंत्र देश बनाएंगे। आगे इसका ड्रामा था। लेकिन बात यहां हद होती है ना भाई कि यहां तो जनता हिंदू था और मुस्लिम शासक था, तो जाने के लिए कह रहा था तो छट रहा था, लेकिन वहां जनता मुस्लिम और शासक हिंदू। अब बात तो यहां फंस गई भाई। लेकिन बात बहुत हुई, बहुत मिन्नतें हुई, नहीं माना। पाकिस्तान लतखोर है, वो तो मानेगा ना अपने लूलक्षण से। उन्होंने अपना आतंक को वहां भेज दिया और हुआ मारपीट हुआ बहुत सारा। भारत के कुछ 30% को कब्जा भी कर लिया वो, जिसको आज हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद इसका ध्यान खुला कि अब तो मेरा भी बाल बच्चा नहीं बचेगा, मेरी घर की इज्जत नहीं बचेगी, बेटी बहू का इज्जत चले जाएगा। इसके तहत उन्होंने फिर आए सरदार पटेल के बाद दिल्ली धौगल धौगल और कहें कि हम भारत में हमको मिला लीजिए। कुछ शर्तों रखा, शर्तों को माने, क्योंकि उनको पहले मिलाना था। साइन किया, यानी विलय पत्र पर साइन करा के भारत में उसको मिला ले। इस प्रकार से भारत की सभी जो बिखरा हुआ भाग था उसको भारत में मिला लिया गया और भारत संघ का निर्माण किया गया। और जब मिलाने के बाद भारत को ABC राज्यों में विभक्त कर दिया गया। ABC राज्यों में क्या किया गया? विभक्त किया गया। ABCD राज्यों में विभक्त करके ए में 9 राज्यों को रखा गया, इसमें भी 9 गो को रखा गया, इसमें 10 गो का, इसमें 1 गो को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आया। ठीक है मेरे भाई। अब इसके पास बहुत दिन तक चला, लेकिन दिक्कत ये होने लगा कि ए के लिए जो कानून बनता था वो बी में लागू नहीं होता था, बी के लिए जो कानून बनता था ए के लिए लागू नहीं होता था। तो इस प्रकार से देश चलाना संभव नहीं था, नहीं लग रहा था। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए समिति बनाई गई। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए समिति बनाई गई। तो 1948 ईस्वी में एक समिति बना, 1948 ईस्वी में एक समिति बना जिसका नाम पड़ा एसके धर समिति। एसके धर समिति बना, एसके धर समिति बना। ये इनको कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना है। इन्होंने कुछ टाइम लिया, लेकिन इनको लगा कि भाषाई, भारत में बहुत सारे भाषाएं हैं तो संभव नहीं है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध कर दिया, यानी कहा कि संभव नहीं है। क्लियर हो गया। फिर एक समिति बना JVP समिति, JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू प्रताप सितार मैया समिति बना। इन्होंने भी क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का क्या विरोध कर दिया, सीधा सीधी बात यहां हो गई। लेकिन तेलुगु भाषा के लिए लेकर 1952 में तेलुगु भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए 1952 ईस्वी में एक व्यक्ति श्री रामलुक यानी पेप्टू रामलुक जो था वह भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 से 58 दिनों के बाद वह मर गया। 56 से 58 दिनों के बाद वह क्या हुआ? मर गया, जिससे वहां के जनताओं में काफी आक्रोश आया, काफी आक्रोश हुआ मेरे भाई, काफी आक्रोश आया। और उसको लगा कि ये तो अंग्रेज से भी खराब है मेरे भाई, वो तो कम से कम बात भी सुना करता था कभी कभी, ये तो बातें नहीं सुनता है। आक्रोश हुआ, लेकिन मजबूरन तेलुगु भाषा के लिए राज्यों का गठन किया गया। यानी 1 अक्टूबर 1953 को एक आयोग का निर्माण किया गया। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग को यह जिम्मेदारी दिया गया कि भाषाई आधार पर राज्यों की गठन कीजिए। और इन्होंने टाइम लिया और इन्होंने सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए मंजूरी दे दी। और सबसे पहला भाषाई आधार पर राज्य जो बना वह आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश पर देश बना। सबसे पहला भाषाई आधार पर जो राज्य गठित हुआ कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। समझ गए? तो बताइए, फजल अली आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ और इन्होंने ही सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए मंजूरी दी। तो पूछेगा सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मंजूरी किस आयोग ने दिया था? तो फजल अली आयोग ने दिया था।
और कब दिया था? फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। और सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य जो गठित हुआ था वह तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट 1956 ईस्वी में लागू किया, 1956 ईस्वी में पेश किया, 1956 ईस्वी में पेश किया। इसके तहत ही, इसी आयोग के तहत ही हमारे भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ और A, C, D जो राज था इसको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। क्लियर है? तो ये बात पूछती है यहाँ से, सबसे भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य का गठन, किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था मेरे भाई? तो फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। फजल अली आयोग अपना रिपोर्ट जारी कब किया था? 1956 ईस्वी को। इसके तहत केवां संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत ABCD राज्यों को समाप्त करके कितने राज्य बनाया गया? शुरू में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और इस प्रकार से संशोधन कर करके आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पर भारत पहुंच गया है। आशा करते होंगे बात को आप लोग समझे होंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई समस्या मेरे भाई? नहीं ना? तो भाग 1 से यही बात थी, ये हो गया समाप्त। अब हम लोग भाग 2 में चलते हैं मेरे दोस्त। भाग 2 क्या कहता है? आइए भाग 2 देखिए। भाग 2 से मैं देखिए, भाग 2 से हमें किस बात की जानकारी मिलती है दोस्त? भाग 2 से हमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप, नागरिकता की जानकारी मिलती है मेरे भाई, नागरिकता की जानकारी मिलती है। और इसमें अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको पढ़ना है। 5 से लेकर कहां तक पढ़ना मेरे भाई? 11 तक। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है अपने आप में कि भाग 2 में किस बात की जानकारी? तो नागरिकता की जानकारी है। भाग 2 में अनुच्छेद कहां से कहां तक की पढ़ना? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर मेरे भाई 11 तक पढ़ना है आपको। 5 से लेकर कहां तक? 11 तक आपको पढ़ना है। एनी प्रॉब्लम यहां तक? अब आगे चलते हैं मेरे भाई। देखिए, जो ये नागरिकता है, नागरिकता ये जो है एक प्रकार का सुविधा है। देश में रहने वाले लोगों को लिए सुविधा होता है। जो भारत के जैसे नागरिक हैं तो उनको इसी के आधार पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, चाहे जो भी कार्डें बनती है, हला, पीला, लाल, ब्लू, जो भी कार्ड बनती है वो सब नागरिकता के आधार पर ही मिलता है। क्लियर हो गया? तो नागरिकता एक प्रकार का सुविधा होता है जिसके आधार पर पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जो भी बनती है वो बन जाता है आपका भारत का। ठीक है? जिस देश में रहते हैं उस देश का बनेगा। नागरिकता जो है ना, ये नागरिकता जो है, ये नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ में लिया गया? भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है नागरिकता। ब्रिटेन से लिया गया भारतीय संविधान में नागरिकता। और हमारी नागरिकता जो है एकहरी नागरिकता है। किस प्रकार की नागरिकता है मेरे भाई? एकहरी नागरिकता है हमारी। यानी एकहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? आप देश की नागरिक हैं, ना कि राज्य की। राज्य का निवासी है, जैसे हम बिहार का है तो बिहार का हम क्या हो गए? निवासी हो गए। लेकिन भारत का हम क्या हो गए? नागरिक हो गए। भारत का हम क्या हो गए? नागरिक हो गए। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता? दोहरी नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता वाला राज्य होता है, यानी वह देश का भी नागरिक होता है और वहां जो भी वो राज्य में रहता है वहां के राज्य का भी वो नागरिक होता है। ठीक है ना? चलिए, आशा करते हो समझ गए होंगे। यानी नागरिकता एक सुविधा है जो हमारे देश में रहने वाले लोगों को दिया जाता है। इसके तहत आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि कार्डें बनती है। नागरिकता जो है हमारी भारतीय नागरिकता एकहरी नागरिकता है। नागरिकता हमारे देश में ब्रिटेन से लिया, हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और हमारी नागरिकता जो है भारतीय शासन अधिनियम 1955 पर आधारित है। कितना पर आधारित है? भारतीय शासन अधिनियम 1955 पर आधारित है। और नागरिकता की जो जनक कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। कि नागरिकता के बारे में सबसे प्रथम जो उपदेश या जो भी कह सकते हैं वो कौन दिए थे? अरस्तु ने ही दिया था। इसलिए नागरिकता का जनक किसको कहा जाता है मेरे भाई? अरस्तु को कहा जाता है। क्लियर है? अगर और बात करें नागरिकता के बारे में, थोड़ा और बात करें तो नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ था 1986 ईस्वी में। कितना ईस्वी में?
1986 ईस्वी में पहली बार संशोधन हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो पूछेगा भारतीय नागरिकता, भारतीय संविधान में नागरिकता की व्यवस्था कहाँ से ली? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है मेरे दोस्त, ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता कैसी नागरिकता? एकहरी नागरिकता है। अच्छा, भारतीय नागरिकता एकहरी नागरिकता है। अब देखिए, भारतीय नागरिकता यानी नागरिकता का जनक इसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। क्या हो रहा है भाई? ओ, स्कैन के लिए आया। देखिए, भारतीय नागरिकता का नागरिकता का जनक इसको अरस्तु को कहते हैं। नागरिकता का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 5 से लेकर 11 में। किस भाग में है? तो भाग 2 में। क्लियर हो गया? नागरिकता, जो भारतीय नागरिकता किस अधिनियम पर आधारित है? 1955 के शासन अधिनियम पर आधारित है। और नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलते आगे बढ़ते मेरे भाई, दम दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना? एक बार देख लीजिए ना, समझ सब बात याद, सभी बात आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए देखिए, अनुच्छेद नंबर अनुच्छेद 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 5 में किस बात की जानकारी है? तो कहा था कि जब भारतीय संविधान, अब देखिए भारतीय संविधान बन के तैयार कब हुआ था? देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 को पहली बार भारत में लागू हुआ था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था। ये तो पता ही आप लोगों को है। बनाने में 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान का जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही ऐसे बोला जाता है ना? हो, पढ़ाई दृष्टिकोण से तो यही बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर को कहते हैं मेरे भाई, अंबेडकर को कहते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम यही पूछेगा। चलिए, यूट्यूब पर तो कुछ और ही भरमार चल रही है अभी सोशल मीडिया पर, तो इतना बात तो आपको याद है। तो जब हमारे भारतीय संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारे भारतीय संविधान लागू हो रही थी, तो उस समय कहता है कि जो भारत में है उसे भारत की नागरिकता उसे प्रदान कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता उसे प्रदान कर दी जाएगी। यानी 26 जनवरी 1950 को जो भारत में है, यानी संविधान जब लागू हो गया था, उस समय जो भी भारत में है उसे भारत की नागरिकता प्रदान करा दी जाए, नागरिकता दे दी जाएगी। इस बात की चर्चा अनुच्छेद नंबर 5 से हमें मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 6 क्या कहता है मेरे भाई? अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि देखिए, कुछ लोग जो थे मेरे भाई, वो जब हुआ कि मुस्लिम और हिंदू के आधार पर भारत का विभाजन हो रहा है, तो इस आधार पर देखिए एक चीज और समझ लिए। यहाँ पर आपको इसको समझाने से पहले एक चीज और समझा देते हैं। देखिए, भारत जो अखंड भारत था, उसको अखंड भारत को का पहला टुकड़ा 1894 यानी 93 से 94 ईस्वी में माना जाता है। 94 ईस्वी में दुरन लाइन खींच के अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया था भारत से। तो पहला टुकड़ा हो गया। और अगला म्यांमार को 1935 ईस्वी में भारत से अलग कर दिया गया। फिर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया, रेड क्लिप लाइन खींचकर। इस प्रकार से अखंड भारत जो है बढ़ते गया। और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर है वो उसको 0 लाइन के नाम से जानते हैं। इतना बात भी याद रखिएगा। अब समझिए, जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में रेड क्लिप लाइन से, तब उस समय मेरे भाई, उस समय क्या हुआ? बड़ी देरी बफरिंग करता है। देखिए, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो कहा गया कि जो भी भारत में है उसको नागरिकता दे दिया है। ये अनुच्छेद हमें 5 से जानकारी मिलती है। लेकिन अनुच्छेद जो है 6, अनुच्छेद 6 हमको कहता है मेरे भाई, चलिए बहुत अंदर, इसी तरह से आप लोग प्यार बरसाते रहिए, मजा आएगा। देखिए, अनुच्छेद जो 6 है, यानी अनुच्छेद 6, ये जो हमें कहता है कि जो व्यक्ति भारत से नहीं पाकिस्तान से, 6 से हमें जानकारी मिलती है, जो व्यक्ति पाकिस्तान चल गया था और पाकिस्तान से वो वापस भारत आना चाहता है, तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसको आना कब है? लिमिट रखा गया कि 19 जुलाई
19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो आ जाता है भारत में तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, नहीं तो उस पर परमिट रूल लागू हो जाएगा। परमिट रूल के तहत बहुत सारे फिर उसको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये बात की जानकारी हमें किससे मिलती है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, खत्म हो गया, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है इसको। अनुच्छेद 7 में हमको कहता है कि देखिए भारत जो है ना 31 मार्च के ही लोग वहाँ से कुछ लोग जो भारत को छोड़ के पाकिस्तान चल गए थे, लेकिन जब वहाँ रहा वो तो उसको पता चल गया कि अरे भाई यहाँ ज़िंदगी जीना ठीक नहीं है, भारत में ही चलते हैं। तो वह यानी कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चल गया, भारत से पाकिस्तान चल गया था, पहले भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान गया, लेकिन वह पाकिस्तान से वापस फिर भारत आया तो कहा वैसे व्यक्ति को भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले उसको आना होगा, नहीं तो उस पर परमिट रूल लागू हो जाएगा। अब इस भी अनुच्छेद का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन इससे आता होता नहीं है, यानी 6 और 7 को भुला ही जाइए। क्लियर है ना आप लोग को? चलिए हम आशा करते हैं हम क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं मेरे भाई, कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनुच्छेद मेरे भाई 8, अनुच्छेद 8 कौन 8 कहता है कि अगर आप विदेश में घूमने, पढ़ने या नौकरी करने के लिए गए हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगा। क्या करने के लिए? घूमने के लिए गए हैं या पढ़ने के लिए गए हैं या नौकरी करने के लिए गए हैं, तो इस कंडीशन में आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन 9 जस्ट बोल देता है, अनुच्छेद 9 कह रहा है, अनुच्छेद 9 कहता है मेरे भाई, अनुच्छेद 9 कहता है, क्या कहता है 9? अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता यानी विदेशी नागरिकता यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ले लेते हैं तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वतः क्या हो जाएगी मेरे भाई? समाप्त हो जाएगी। यानी आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, तो आपकी यानी विदेशी नागरिकता अगर आप ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः क्या हो जाती है मेरे भाई? समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद हमें 9 से जानकारी मिलती है दोस्त। आगे चलते हैं 10 में कहता है, 10 अनुच्छेद 10 हमको क्या कहता है मेरे भाई? देखिए अनुच्छेद 10 कहता है मेरे दोस्त, अनुच्छेद हमको 10 कहता है मेरे भाई, अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी भारतीय नागरिकता कभी भी समाप्त, भारतीय नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन अगर अगर आप किसी दूसरे देश के झांसे में आ जाते हैं या देशद्रोही कोई काम कर देते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद हमें 10 से जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? आशा करते होंगे क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, आशा करते होंगे क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे भाई बैटरी हो गया समाप्त। चलिए मेरे बाद देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर। चलिए अब आवाज़ जा रही होगी आप लोग तक, है ना? आवाज़ धकाधक आप लोग तक पहुंच रही होगी। चलिए देखिए चलिए इसको चार्ज भी लगा देते हैं, सब चीज़ अपने करे पड़ता है मेरे भाई, है ना? आइए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है? तो आइए थोड़ा सा रिकॉल कर दिया जाए आप लोग को, है ना? रिकॉल कर दिया जाता है। देखिए रिकॉल कर देते हैं आप लोग को हम। हेलो 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 चलिए आवाज़ जा रही हो आप लोग को साफ दम क्लियर? आइए देखिए अनुच्छेद नागरिकता की अगर बात हम करें, नागरिकता की अगर हम बात करें मेरे भाई, नागरिकता की, तो देखिए
नागरिकता के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं कि लगभग, चलिए आइए देखिए, तो नागरिकता के बारे में थोड़ा सा कब जानकारी ले लीजिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए आप फिर से, क्योंकि मैक का बैटरी खत्म हो गया था इसलिए आवाज़ थोड़ा कट उठ गया होगा। आइए देखिए, भारत यानी भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। नागरिकता जो है ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में आपको चर्चा है इसकी। हमारी नागरिकता, भारत की नागरिकता एक हरी नागरिकता है। क्लियर है मेरे दोस्त? भारत की नागरिकता कैसी है? एक हरी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है। आगे की ओर अगर हम चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं मेरे दोस्त, ये इसे काहे हो रहा है, इतना बफरिंग तो नहीं करना चाहिए। चलिए आगे, नागरिकता के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे तो आगे कहता है कि अनुच्छेद 5 में हमें किस बात की जानकारी मिलती है कि अगर संविधान जब लागू हो रहा था उस समय जो भी भारत में उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, यानी 26 जनवरी 1950 को जो भी भारत में था उस सभी को नागरिकता दे दिया गया। 6 कहता है, 6 अनुच्छेद 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगा, उसके बाद आएगा तो उस पर परमिट लागू हो जाएगा। 7 यही कहता है कि भारत से पाकिस्तान गया और फिर वापस पाकिस्तान से अगर जो भारत में आया है उसे भी नागरिकता दे दी जाएगा, लेकिन कब आना है? 19 जुलाई 1948 के बाद आना है और पहले आना है, ठीक है ना, नहीं तो परमिट। 8 में कहता है कि आपकी भारतीय नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं की जाएगी। आप विदेश घूमने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं या नौकरी करने के लिए जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी मेरे भाई। लेकिन 9 कहता है कि अगर आप किसी विदेशी नागरिकता को ले लेते हैं, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से 10 कहता है, 10 अनुच्छेद 10 कहता है मेरे भाई, अनुच्छेद 10 कहता है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि आपकी भारतीय नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं होगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी जब तक कि लेकिन आप अगर किसी दूसरे देश की झांसे में आ जाते हैं, आप देशद्रोही काम करते हैं, तो आप उस कंडीशन में आपकी भारतीय नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। दिक्कत है। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर, एट लास्ट, अनुच्छेद लास्ट मेरे भाई, अनुच्छेद लास्ट देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद जो 11 है इसमें, अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाएगी, लेकिन यह संसद जो है अपनी जिम्मेदारी किसको गया? गृह मंत्रालय को दे दिया है। यानी देखिए 11 कहता है कि जो नागरिकता संबंधी जो कानून है वह संसद बनाएगी। कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कानून संसद बनाएगी, लेकिन ये जो है संसद जो है यह जिम्मेदारी किसको दे दिया? गृह मंत्रालय को दे दिया गया है। तो पूछेगा कि नागरिकता संबंधी कानून बनाता है संसद, लेकिन संसद का कौन सा मंत्रालय बनाता है? तो गृह मंत्रालय बनाता है। क्लियर हो गया होगा? आशा करते होंगे नागरिकता का अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट वो आपके सामने रख दिए, पेश कर दिए। अगर पढ़ लेते हैं तो आपको समझिएगा 1 से 2 नंबर बढ़ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चलते हैं तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की टोटल 5 विधि है। कितने विधि है मेरे भाई? 5 विधि है। ये भी पूछता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने की टोटल कितने विधि है? 5 विधि है। 5 विधि है, 5 विधि या तरीका है। पहला तरीका क्या है मेरे दोस्त? समझिए, पहला तरीका आपको जन्म के आधार पर मिल जाएगा, जन्म के आधार पर मिल जाएगा। दूसरा वंश के आधार पर प्राप्त हो जाएगा आपको। तीसरा पंजीकरण के आधार पर मिल जाएगा, पंजीकरण के आधार पर मिल जाएगा, पंजीकरण के आधार पर मिल जाएगा। फिर देशीकरण के आधार पर आपको मिल जाएगा, देशीकरण के आधार पर मिल जाएगा। और छठा अगर बात करें तो अर्जित भूमि, अर्जित भूमि के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए हम लोग को जो मिला है वो जन्म के आधार पर मिला है ना। सानिया मिर्जा के जो बाल बच्चा को मिलेगा वो वंश के आधार पर। इसमें कहा गया है कि कोई भारत ने माता या पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए, उसको नागरिकता भारतीय मिल जाएगी। इसमें पंजीकरण में आपको भारत में 7 साल रहना पड़ेगा, है ना। और देशीकरण में आपको भारत में 10 साल रहना पड़ेगा। और भारत के किसी एक भाषा का, खेल कूद, आप साहित्य में कोई महान अगर हैं और भारत की एक भाषा की जानकारी आपको होनी चाहिए था, आपको नागरिकता मिल जाएगी। यानी 10 साल आपको रहना, ये बात इंपॉर्टेंट है। पंजीकरण में भारत में कितने साल? 7 साल। देशीकरण में कितना? 10 साल। और अर्जित भूमि के आधार पर आपको कोई सा रहना नहीं, डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा। जैसे सिक्किम के लोगों को, सिक्किम
सिक्किम के लोगों को आपको दिया गया है नागरिकता। क्लियर है? इसी अर्जित भूमि के आधार पर। तो ये भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण का और अर्जित भूमि के आधार पर। कोई दिक्कत? और भारत में नागरिकता समाप्त करने के 3 विधि है। कितने विधि है? 3 विधि है। तो ये तीनों विधि को याद रखिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए मेरे भाई, 3 विधि है, 3 विधि है नागरिकता समाप्त करने की। समाप्त करने की, भारतीय नागरिकता समाप्त करने की कितनी विधि? 3 विधि है मेरे पास, 3 विधि है। 3 विधि क्या है? कि आप खुद अपने मन से नागरिकता को छोड़ दें, भारतीय नागरिकता को, या आपको बर्खास्त कर दे, या आप किसी दूसरे देश की झांसे मारे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देशद्रोही आप काम करें तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये इतना चीज़ हम लोग को जानना है, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एक न एक लड़ेगा भैया, आने वाला है। अब चलते हैं हम लोग भाई, नागरिकता समाप्त करके भाग 2 हम लोग देख लिया। भाग 3 में चलते हैं, क्योंकि क्रैश को चल रहा है इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जाना है। जो क्वेश्चन VVI है, ऑब्जेक्टिव मतलब टाइप का जो है, जो आने वाला है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए भाग अब 3 को हम लोग देख लेते हैं। भाग 3 देखिए, भाग 3 में आप किसकी चर्चा करेंगे मेरे भाई? तो भाग 3 में मूल अधिकार का चर्चा है। मूल अधिकार, इससे तो क्वेश्चन टकराना ही टकराना है। मूल अधिकार की चर्चा है मेरे भाई। देखिए इसमें अनुच्छेद कितना से 12 से लेकर 35 तक पढ़ना है। यानी मूल अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में? 12 से 35 तक में है। किस भाग में? तो 3 में है। क्लियर है? भाग 3 में किसकी चर्चा है? तो मूल अधिकार की चर्चा है। भाग 3 में कहां से कहां तक अनुच्छेद 12 से 35 तक की चर्चा है। क्लियर है? देखिए मूल अधिकार जो है ये यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मेरे भाई। यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो होता है एक प्रकार का न्यायसर्गिक अधिकार होता है मेरे भाई। न्यायसर्गिक अधिकार होता है, और इसे फ्रेंच भाषा में मैग्ना काटा कहते हैं। इसे फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? मैग्ना काटा कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो जो बताइए मूल अधिकार कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार एक प्रकार कैसे अधिकार है? न्यायसर्गिक अधिकार। मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना काटा बोलते हैं। फ्रेंच भाषा में क्या बोलते हैं? मैग्ना काटा कहा जाता है। मूल अधिकार की चर्चा किस भाग में? भाग 3 में है। मूल अधिकार यानी की चर्चा किस अनुच्छेद में? 12 से 35 में। भाग 3 में किसी जगह मूल अधिकार के भाग 3 में अनुच्छेद कहां से? 12 से 35 है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे की अगर हम बात करें दोस्त, आपके सामने आगे की बात, तो देखिए मूल अधिकार का रक्षा, मूल अधिकार का रक्षा मेरे भाई, मूल अधिकार का जो रक्षा है, रक्षा जो करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करता है सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत करता है हाई कोर्ट करता है मूल अधिकार की रक्षा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मिलकर कर देता है मूल अधिकार की रक्षा। तो पूछा सुप्रीम कोर्ट किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट किसके तहत मूल अधिकार की रक्षा करेगा? 226 के तहत। इसके तहत ये 5 गो रीट निकालता है, ये भी उसी के तहत 5 गो रीट निकलता है, जिससे मूल अधिकार की रक्षा यानी व्यक्ति हनन की, अधिकारों की हनन न हो, इसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करेगा, और ये सुप्रीम हाई कोर्ट 226 के तहत करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए मूल अधिकार को हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त करता है संसद कर देगा हमेशा के लिए समाप्त, और कुछ समय के लिए निरस्त करता है राष्ट्रपति करता है। कुछ समय के लिए निरस्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और हमेशा के लिए समाप्त कौन करेगा? संसद करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? संसद करती है। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मजा आ रहा होगा आप लोग को मेरे भाई। आगे चलते हैं। देखिए अब अनुच्छेद को हम लोग तीरते हैं फटाफट। अनुच्छेद क्या कहता है मेरे भाई? नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 12 से मूल अधिकार के आधार पर राज्यों को परिभाषित किया गया। मूल अधिकार के आधार पर राज्यों को क्या किया गया? परिभाषित किया गया। परिभाषित किया गया है, राज्यों को परिभाषित किया गया है मेरे भाई। मूल अधिकार के आधार पर राज्यों को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 12 से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। राज किसको कहते हैं? राज किसको कहा जाता है मेरे भाई? देखिए राज कहने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए? उसका अपना क्षेत्रफल होना चाहिए, अपनी जनसंख्या होनी चाहिए,
है ना, अपना सरकार होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, लेकिन संप्रभुत्व नहीं होना चाहिए, संप्रभुत्व नहीं होता। ऐसे सभी संस्थाओं को भी राज्य कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए आगे हम लोग चलते हैं मेरे भाई आगे की ओर। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? इसमें अल्पीकरण की चर्चा, अल्पीकरण की चर्चा है। इसका मतलब होता है कि अगर आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आपकी मूल अधिकार को संसद जो है समाप्त कर देगी मेरे भाई। क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। अल्पीकरण की चर्चा अनुच्छेद 13 में है, और अल्पीकरण का मतलब है कि आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आपकी मूल अधिकार को संसद हमेशा के लिए क्या करेगी? समाप्त कर देगी मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे चलते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है मेरे भाई, समानता का अधिकार है। उसी प्रकार से 19 से लेकर 22 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे भाई, स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23 से लेकर 24 में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है मेरे भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 25 से लेकर 29 तक में 28 तक में आपको किसका अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे भाई। और 29 से लेकर 30 में आपको शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है मेरे भाई। और कहा जाए तो 31 में संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है मेरे भाई। और 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है मेरे दोस्त, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब देखिए इस प्रकार से टोटल 7 मूल अधिकार है। कितने हैं मूल अधिकार की संख्या? मूल संविधान में कितना था? 7 था, लेकिन वर्तमान संविधान में अब बच गया 6। अब देखिए पहला 14 से 18 में समानता का अधिकार, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 31 में संपत्ति का अधिकार और 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस प्रकार 7 गो मूल अधिकार आपका होता है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में मेरे भाई संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। और इसे संविधान 12 यानी भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार छीन सकती है। लेकिन मूल अधिकार को जनता नहीं छीन सकता था, नहीं सरकार छीन सकता था। इसलिए देश के विकास में थोड़ा परेशानी हो रही थी, इसलिए उसको कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग एकाएक करके हम लोग अनुच्छेदों को देखते हैं मेरे भाई, एकाएक हम लोग करके अनुच्छेद को देखते हैं। आ जाइए देखिए एकाएक करके देखते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है मेरे भाई? विधि के साथ समानता, विधि के समक्ष सभी लोग क्या है? समान है। यानी कानून के नजर में सभी लोग समान है, कानून सभी लोग के लिए समान है। ठीक है ना? कानून सभी लोगों के लिए समान है और कानून के नजर में सभी लोग क्या है? समान है। वो प्रधानमंत्री के बेटा और राष्ट्रपति के बेटा सबके लिए क्या है? समान है। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो जाता है। यानी विधि के समक्ष समानता है। इस चर्चा है अनुच्छेद 14 में। ठीक है मेरे भाई? लेकिन राष्ट्रपति के मामले में यहाँ पर ही राष्ट्रपति के मामले में 14 का क्या हो जाता है? उल्लंघन हो जाता है। कहता है कि राष्ट्रपति जब तक पद पर है उस पर दीवानी मुकदमा चलाई जा सकती है, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं चलाई, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। यहाँ पर ही तो इस कानून का, इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। लेकिन राष्ट्रपति भारत की सबसे प्रथम नागरिक होते हैं और सबसे उच्चतम और सबसे बड़ा पद है, भारत का सर्वोत्तम पद है ये, इसलिए इनको थोड़ा सा छूट दिया गया है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई।
हम लोग को आज कौन सा चैप्टर होगा गुरुजी? चैप्टर आप लोग का 10th क्लास का चैप्टर जो है आप लोग का चैप्टर होगा 5-6 होगा मेरे भाई, 5-6 होगा। चलिए आइए, राष्ट्रपति के क्लियर हो गया। तो अनुच्छेद 14 में किस बात की चर्चा है मेरे भाई? विधि के समझ सभी लोग समान हैं, इसकी चर्चा है मेरे दोस्त। विधि के समझ सभी लोग समान है, इस बात की चर्चा की गई है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप लोग। एक एक बात आपको क्लियर कर रहे हैं मैं भाई, अगर नहीं पढ़ा तो आप पछताओगे, समझ गया ना? चलिए आगे हम लोग 15 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 15, देखिए 15 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में कहता है जाति, धर्म, लिंग और जन्म आधार, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है मेरे भाई। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी आपको भेदभाव नहीं करना है। इस बात की जानकारी हमें किसमें मिलती है? अनुच्छेद 15 से। 16 में कहता है कि लोक नियोजन में आपको लोक नियोजन में सभी लोग को समान अधिकार दिया गया, यानी सरकारी नौकरी में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान है ना। और नीचे जो थोड़ा आरक्षित वर्ग है उनको माने छूट दिया गया है थोड़ा नौकरी में, है ना। तो लोक नियोजन की इसमें चर्चा है, लोक नियोजन की 16 में चर्चा है। सरकारी नौकरी में सभी लोग को समान अवसर प्रदान है, औरत हो पुरुष हो कोई भी हो। और पिछड़े वर्गों को कुछ समय के लिए आरक्षण दिया गया है नौकरी में, इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 16 में है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 17, इसमें 17 में है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत। थोड़ा सा देखिए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत की चर्चा, अस्पृश्यता की चर्चा है। थोड़ा हिंदी देख लिया जाए, हिंदी का सेंटेंस बड़ा प्रॉब्लम होता है लिखने में हमको खासकर। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, छूत के अंत की चर्चा है इसमें भाई 17 में। छुआछूत के अंत की चर्चा किसमें? 17 में है। और 18 में है विदेशी उपाधियों के अंत की चर्चा, विदेशी उपाधियों की अंत की चर्चा है मेरे भाई, अंत की चर्चा है। आप शिक्षा से संबंधित आप उपाधि रख सकते हैं, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्नल, ये सब आप रख सकते हैं, लेकिन आप विदेशी उपाधि नहीं रख सकते हैं। इसके लिए आपको संसद से आदेश लेना पड़ेगा। इस प्रकार से अनुच्छेद 18 हो गया समाप्त। क्लियर है आप लोगों को? आगे चलते हैं मेरे भाई, अनुच्छेद नंबर नेक्स्ट, अनुच्छेद नेक्स्ट मेरे भाई। चलिए देखिए अनुच्छेद नेक्स्ट क्या कहता है मेरे दोस्त। मतलब 19 से लेकर हम लोग 22 को देखेंगे। यानी 19 में देखिए, 19 इसमें क्या है? स्वतंत्रता की समानता, स्वतंत्रता की, है ना, स्वतंत्रता की चर्चा। इसमें स्वतंत्रता के अधिकार है 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे भाई। तो 19 में कहता है कि इसे संविधान का रीढ़ कहते हैं। संविधान का क्या कहते हैं? संविधान का इसको रीढ़ माना जाता है, रीढ़ मानते हैं मेरे भाई इसको। अभी देखिए इसमें बहुत सारा प्रावधान है। एक में कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन की चर्चा, प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, ये सब जो है एक में इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। 2 में कहता है सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार का सभा कर सकते हैं आप, सभा कर सकते हैं मेरे भाई, सभा करने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है इसमें। और 3 में 19 के 3 में कहता है कि आप संगठन बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपको है। संगठन बना सकते हैं आप लोग। कितने महिलाएं का संगठन बन गया है, पुरुष का एक भी संगठन नहीं है। इसमें कहता है कि आप कहीं भी भारत में घूम सकते हैं, बिना रोक ठोक को भारत में घूम सकते हैं, है ना। किसी के बेडरूम में घूमने के लिए माना है, संसद भवन में आप नहीं चल जा सकते हैं डायरेक्ट, है ना, कुछ जगह पर आपको माना ही है, लेकिन ऐसे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। 5 में कहता है कि भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दिया गया, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है 5 में। और 19 के 5 में भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है मेरे भाई। इस प्रकार से 6 में कहता है संपत्ति के अधिकार की चर्चा है। इसमें अर्जित संपत्ति के अधिकार की चर्चा है, यानी
संपत्ति की चर्चा है इसमें, जिसको अब 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 1978 के तहत इसे समाप्त करके इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के का में जोड़ दिया गया है और इसे अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है ना, कानूनी अधिकार को जनता छीन सकता है, जनता नहीं छीन सकता है, कानून सरकार छीन सकती है, मूल अधिकार को ना जनता ना सरकार छीनेगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इस प्रकार से इसका 8वां यानी 6ठा हो गया। देखिए यानी 7वां में कहता है कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। व्यवसाय भारत में कहीं भी बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन सब तरह का बिजनेस से आप सोना का स्मगलिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, ये सब पर रोकमा है, जिससे वह बिजनेस आप कर सकते हैं जिससे हमारे भारत का किसी तरह कोई हानि नहीं हो सकता है। तो यही है आपका 19। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई 20 में चलते हैं। 20 में देखिए 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 आप लोग बता सकते हैं। अनुच्छेद 20 से हमें किस चीज की जानकारी हमें मिलती है मेरे भाई? अनुच्छेद 20 से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, जल्दी से बताइए आप लोग मेरे दोस्त। अनुच्छेद 20 से हमें किस बात की जानकारी मिलती है? अनुच्छेद 20 से हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की जानकारी मिलती है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता की जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद 20 से। 3 प्रकार की स्वतंत्रता की जानकारी मिलती है। वह 3 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? 19 के 20 के 1 में, 2 में और 3 में क्या कहा गया है कि देखिए, एक गलती के लिए एक सजा, एक गलती के लिए कहता है एक सजा होगा, एक ही सजा होगा, एक गलती के लिए एक सजा होगा। जिस समय हम गलती किए उस समय के कानून के अनुसार से हमें सजा मिलेगा। अब देखिए 2015 में कुछ और ही होगा उसका कानून, और 2025 में आके वो काम करते हैं। मैंने हमें 2015 में वो काम किए थे, अब 2025 में हम धराए हैं, तो हमें 2025 के अनुसार से हमको सजा दिया जाएगा। यानी जिस समय गलती किए उस समय के कानून के आधार पर हमें सजा मिलेगी, और हमें अरेस्ट करने पर भी हमें संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, कैदियों को संरक्षण देने की चर्चा है किसमें? 3 में, 20 के 3 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए 20 को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। यानी सबसे अगर बड़ियार मूल अधिकार वगैरह में से कहें तो वह 20 है, और 20 और 21। क्लियर है मेरे भाई? आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आगे 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 नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। 21 में कहता है, 21 बड़ा झकास है और बड़ा अच्छा है ना, बहुत मस्त। 21 हमेशा समझिए कि मान लीजिए VVI है, एक तरह से दम आने वाला ही 21 में है मेरे भाई, है ना। 21 आएगा ही आएगा दम। 21 तो अभी आना है, बिहार दरोगा में क्वेश्चन सेट होल है। देखिए इसमें मतलब बोल सकते हैं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक और प्राण, इस तरह की स्वतंत्रता दिया गया। यानी आप अपना जान नहीं ले सकते हैं, किसी को मरने के लिए उत्प्रेरित नहीं कर सकते हैं, किसी को मार नहीं सकते हैं, अपना जान खुद नहीं ले सकते हैं। ये सब की स्वतंत्रता किसमें दिया गया है? आप अपनी गुप्तनीय बातों को अपनी इच्छा के अनुसार से बताना चाहते हो बताइए, नहीं बताना चाहते हो नहीं बताइए। इस सब की चर्चा किस अनुच्छेद में क्या? 21 में किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा किसमें है? 21 में। 21 के क में, 21 के क में मेरे भाई इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत 1900 इसको 42वां संविधान के संशोधन के 46वां संविधान संशोधन 2002, 46वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार का यह जिम्मेदारी बनती है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का, दिलाने का। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का ये जिम्मेदारी है, सरकार को दिलाएगा। इस बात की चर्चा किसमें है? और इसे मूल अधिकार में जोड़ा गया कब? 46वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में, लेकिन यह लागू हुआ 2010 से यह लागू हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए बहुत सुंदर आप लोगों को, है ना। देखिए बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन आने वाला है मेरे भाई, बता दे रहे हैं आगे। चलिए अब हम लोग अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है उसी अनुच्छेद को हम लोग देख रहे थे। चलिए अब हम लोग 22 अनुच्छेद उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे पूछने होने वाला है ना, तो कहीं और चर्चा करें। चलिए अब हम लोग सीधे अनुच्छेद 23 से 24 में चलते हैं। देखिए 23 और 24 में क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा है
शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा है इसमें मेरे भाई। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मेरे भाई, है ना, इसमें चर्चा है 23 से 24 में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको जो दिया गया है 23 से 24 में। अब देखिए 23 में क्या कहता है, 23 में अनुच्छेद 23 में कहता है, 23 में अनुच्छेद 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 23 में कहता है कि आप किसी से बरियरी यानी बलात्श्रम, 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 बरियरी आप किसी से काम नहीं कर, श्रम बरियरी किसी से काम नहीं करा सकते हैं, और फ्री में बिना मजदूरी दिए किसी से काम नहीं करा सकते हैं। ये किसमें है? अनुच्छेद नंबर 23 में। लेकिन देश हित की अगर चर्चा आ जाएगी तो वहां आपसे बरियरी भी और फ्री में भी काम कराया जाएगा। कोई दिक्कत? और इच्छा से हम लोग कर देंगे क्या? अब देखिए 24 में कहता है, 24 में कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं। इसकी चर्चा किसमें? अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कामों में आप नहीं लगा सकते हैं। इसकी चर्चा किसमें है? अगर ऐसा करते धराते हैं तो कानूनन अपराध है, कर रहे हैं, और आपको आपकी कंपनियों को, आपको फैक्ट्रियों को सील किया जा सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 24 खत्म हो गया, अब हम लोग टारगेट पर पहुंच ही गए हैं। देखिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 23 से 24 हो गया, 25 से लेकर 28 तक समझ लीजिए। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है मेरे भाई, धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया इसमें। और 25 में कहा गया, यानी 25 अनुच्छेद 25 में कहा गया है ना, अनुच्छेद 25 में कहा गया है सभी को, से लेकर 28 में कहा गया धार्मिक स्वतंत्रता है। आप अपने इच्छा अनुसार से दो धर्म अपनाना चाहते हैं अपना लीजिए। अंतःकरण की चर्चा है 25 में मेरे भाई, यानी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। अंतःकरण, 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 अंतःकरण की चर्चा है मेरे भाई, अंतःकरण की चर्चा है मेरे भाई। अंतःकरण की चर्चा का मतलब होता है व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार से जो धर्म अपनाना चाहता है अपना सकता है। देखिए इसी के तहत जो है हिंदू जो है टिक रखता है, जैसे हमारा टिक है, देखिए है ना टिक हमारा, देखिए ना ये टिक है, तो हम अपने इच्छा अनुसार रखे हुए हैं। मुस्लिम जो है दाढ़ी रखता है मेरे भाई, मुस्लिम क्या रखता है? दाढ़ी रखता है भाई मेरे भाई, मुस्लिम दाढ़ी रखता है मेरे भाई, इसी के तहत। और सिख जो है कृपान, एक छोटा सा यहाँ पर एक तलवार रख लेता है, यहाँ पर छोटा सा एक तलवार रखता है, यहाँ पर इसे खोस लेता है। तो ये सब क्या है? अंतःकरण है, अपनी इच्छा के अनुसार जो धर्म को अपनाना चाहते हैं अपनाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। बहुत अच्छी है हमारी भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है। देखिए अनुच्छेद 26 कहता है मेरे भाई, अनुच्छेद 26 कहता है मेरे भाई, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि आप समूह बना के धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे इसी के तहत मुस्लिम जो है नमाज पढ़ता है रोडों तक, तो जहां मन तहां पढ़ लेता है। हिंदू जो है यज्ञ कराता है सामूहिक रूपों से, है ना। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया 26 में। और 27 में कहता है कि धार्मिक चीजों के लिए जो धन राशि जमा है उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी, यानी टैक्स नहीं लगेगा। यानी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए जो संपत्ति जमा किया गया है उस पर किसी तरह का कोई कर टैक्स नहीं है। इसकी चर्चा 27 में है। और 28 में कहता है कि अगर कोई भी जैसे अल्पसंख्यक है, वह किसी के बीच में, अल्प बहुसंख्यकों के बीच में पढ़ने में असहज महसूस कर रहा है, तो वह अपना अलग संस्था खोल सकता है और उसे सरकार पैसा उपलब्ध करा देगी। जैसे मुस्लिम है और हिंदू जहाँ ज़्यादा है, वहाँ अगर पढ़ने में असहज महसूस कर रहा है तो अपनी अलग संस्था बनाएगी और उसे सरकार पैसा उपलब्ध करा देगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 28 में किया गया है ना। 28 तक मार के रेल दिए मेरे भाई। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम लोग देख रहे थे। अब आइए हम लोग देखते हैं 29 से 30, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मेरे भाई। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मेरे दोस्त। संस्कृति यानी संस्कृति, संस्कृति एवं 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 शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा का अधिकार, अधिकार मेरे भाई, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद कितना से 29 से लेकर 30 में, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में चर्चा है मेरे भाई। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में चर्चा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में चर्चा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। देखिए 29 में कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की चर्चा है मेरे भाई। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की चर्चा है। कहता है कि किसी भी सरकारी जगह पर आप उसके भाषा के आधार पर
जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों की चर्चा है, और 30 में है जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा की चर्चा है। अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में पढ़कर रहने में पढ़कर शिक्षा रहकर शिक्षा प्राप्त करने में असहज महसूस कर रहा है तो अपना अलग संस्था खोल सकती है ना, कोई दिक्कत उसे नहीं, उसको पढ़ने टकने में रोके कोई नहीं जाएगा, अपना खोल सकता है, एंजॉय करे। तो इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा की चर्चा है और इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में चर्चा किया गया। उसे कहीं पर कॉलेज में, सरकारी संस्थाओं में रोका नहीं जा सकता है। देखिए अल्पसंख्यक जो धर्म और जाति के आधार पर निर्णय होता है कि कौन धर्म और जाति के आधार पर किसका होता है निर्णय, अल्पसंख्यकों का होता है। और जब उल्टी बोल दी ना हो, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होता है। अगर 10% से कम लोग वहाँ वो भाषा या वो धर्म वाले हैं तो उसको अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा जाता है। और अगर हम बात करें आरक्षण जो है वह जाति के आधार पर दिया जाता है। ये बातों को याद रखिएगा मेरे भाई। तो 29 और 30 खत्म हो गया। अब कुछ और हम लोग देख लेते हैं। 29 और 30 तो क्लियर कर दिए मेरे भाई। चलिए अब इंपॉर्टेंट जो था 3 भाग 3 तक हम लोग वादा किए थे कि आपको पढ़ा दिया जाएगा। भाग 3 यानी 31 अनुच्छेद को देख लीजिए। अनुच्छेद 31 में संपत्ति की चर्चा है। संपत्ति या पैतृक संपत्ति की चर्चा है मेरे भाई, जो पूर्वज आपको देके गए हैं। इसे भी अब समाप्त कर दिया गया, मूल अधिकार में नहीं रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे भी समाप्त कर दिया गया है। ऐसे अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 के का में जोड़ दिया गया है मेरे भाई, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया है और कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार छीन सकती है। लेकिन मूल अधिकार को जनता भी नहीं छीनता था, सरकार भी नहीं छीन सकती। इससे प्रॉब्लम हो रहा था देश की विकास में, इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं। 32 एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग पढ़ा के और आज की क्लास यहीं पर स्टॉप कर देंगे मेरे भाई। कुछ और बात बता देंगे एक्स्ट्रा। देखिए 32 में क्या है मेरे भाई, 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार की चर्चा है मेरे भाई। यानी इसी के तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रत्याशित, ये सब इत्यादि जो है 5 प्रकार के रीट जारी करता है। और इसी तरह से व्यक्ति हनन की शक्तियों को रोकता है, मूल अधिकार को हनन करने से रोक देता है ना। ये कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। कौन 5 प्रकार के रीट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। या इसी के तहत